हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका कैरियर प्लानिंग की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हूँ किरण वर्मा। बताइए आप सब कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम एस्टेट पीआरटी का मैथ का जो सेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैथ का जो सेशन है हमारा, जो आता है पार्ट 4 के अंदर, जो हमारा रहेगा 30 मार्क्स का, जिसके अंदर हमारे मैथ पेडागोजी और मैथ कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 91 क्वेश्चन से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 वर्ग मीटर वाले घन का आयतन क्या होगा। आयतन पूछा है और दिया क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद सरफेस एरिया 384 स्क्वायर मीटर इज। तो हमारा जो क्यूब है उसका क्या दिया हुआ हमें, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6a स्क्वायर घन का, और घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो 6a स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 384। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 384/6, 6 पे जाएगा, छिको छिको 36, 6 चौके 24। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8 का स्क्वायर है ये 64। तो ए जो हमारी भुजा है घन की क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, आयतन यानी कि ए क्यूब। तो ए 8 का हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 512 घन मीटर। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या है, दूसरे के आयतन का 2 गुना है। यदि एक गोले का आयतन, ये आयतन है जो, वो दूसरे के आयतन से क्या है, 2 गुना है, 3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो जो ये है 2, ये पाई आर, जो 4/3 पाई है वो इस साइड हम लेके जाएंगे। तो इस साइड हमारा बच गया R1 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, इंटू में आ जाएगा हमारा 3/4 पाई, इंटू में R क्यूब है ये भी। तो इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो क्या बच गया हमारा, 2R1 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब। तो क्यूब इस साइड चला जाएगा, ये R1/R1, ये क्या है, क्यूब है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट करने के बाद क्यूब इससे कट जाएगा, क्यूब रूट से। तो हमारा आ जाएगा R1 से R1 कट जाएगा। तो हमारा आएगा 2 क्यूब रूट इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन में है हमारा ये रहा 2, यानी कि 2 क्यूब रूट रेशियो 1। तो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, यदि एक गोले का आयतन कितना है, इतना है आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू दूसरे के आयतन का 2 गुना है। ये हमारा दूसरा है तो उसका क्या है, ये 2 गुना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 4/3 पाई कॉमन है तो ये कट जाएगा इधर ही। तो 2 बच गया, 2 ये R1 है इसके अपोन में चला जाएगा, देखो R1 है इसके अपोन में चला जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, अपोन में चला गया तो हम उसका क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा और 2 का क्यूब रूट रह जाएगा। तो हमारा रहता है 2 क्यूब रूट इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 93 का। देखिए इसके अंदर 2n + 2n - 1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2n इंटू में
2 माइनस का 1, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद ये ही आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2n इंटू में 2 माइनस का 1। तो आगे हम सोल्व करेंगे इसको, 2n कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2n 1 प्लस 1/2, ठीक है। -1 यानी कि ये नीचे है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3/2, 2n इंटू में 3/2, 3/2। तो ऐसे ही हम नीचे वाले को सोल्व करेंगे, हर को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 को 2n इंटू में 2 की पावर 1, 2n इंटू में 2 की पावर n, कि 2 की पावर n भी है इंटू में 2 की पावर 1 भी है, ओके। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 2n इंटू में 2 की पावर 1 लिख दिया माइनस 2n की, तो 2n इसके अंदर से हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, 2 1 माइनस 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा 2n और 1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो हमारा ऊपर कितना आया था, अंश का कितना आया था, 2n इंटू में 3/2, हर सोल्व करने के बाद कितना है हमारा, 2n, तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 3/2, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बोल रहा है कि गणित की वह कौन सी शाखा है जिसमें स्थान, आकृतियों और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बिंदु, रेखाएं और समतल इसके निर्माण खंड होते हैं। तो बताएं क्या आएगा, बीजगणित। बीजगणित के अंदर हम देखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बीज अलजेब्रा के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, इसके अंदर हम पढ़ते हैं मीन, MEAN मीन, मोड, मीडियन यानी कि मध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, इसमें पढ़ते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, रेखाओं के बारे में, बिंदु के बारे में, स्थान के बारे में, आकृतियों के बारे में। तो हमारा क्या आ जाएगा, 94 क्वेश्चन का आंसर आता है हमारा ज्यामिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं 95 को, यदि ABC विमा वाले घनाभ का आयतन क्या है, V है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा S है, तब 1/V बराबर है, तो किसके बराबर होगा, 1/V। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको हम। तो इसको हम ऑप्शन से उठाएंगे, जैसे कि आयतन V दिया हुआ है, ABC विमाओं का घनाभ आयतन V है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो उसकी जगह हमें ABC दिया हुआ है, तो 1/V क्या हो जाएगा हमारा, V होता है हमारा L, B और H। तो यहाँ पर दिया हुआ है L, B, H की जगह हमें लिखना है A, B, C, ओके। तो 1/V क्या हो जाएगा हमारा, 1/ABC। तो हमें ये देखना है 1/V किसके बराबर होना चाहिए, 1/ABC के। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे कि हम इस ऑप्शन को उठाएंगे 2 वाले को, 2/S, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ABC, तो A से, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा BC प्लस इसमें आएगा AC प्लस इसमें आएगा AB बाय ABC। S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये जो हमारा क्यूबॉइड है उसका
सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है हमारा 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। तो हम लिखेंगे 2 इंटू में LB को हम लिखते हैं, LB को हम लिखेंगे AB प्लस BH को हम लिखेंगे BC प्लस HL, H और L CA या फिर AC ये लिखेंगे। इंटू में हमारा है BC प्लस AC प्लस AB बाय ABC। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया हमारा 1/V किसके बराबर आ गया हमारा 1/ABC। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए किस दृष्टिकोण का उल्लेख तार्किक और मनोवैज्ञानिक संतुलन के संयोजन के रूप में किया गया है? तो आप बताएं किसका प्रयोग किया गया है? तो ये आएगा हमारा ऑप्शन स्पाइरल अप्रोच। तो जैसे कि हमारा गणित का पाठ्यक्रम है वो व्यवस्थित करने के लिए स्पाइरल अप्रोच का यूज किया जाता है, यानी कि सर्पिल दृष्टिकोण। जैसे कि पहले आसान आएगा, पहले ये कंसेप्ट सिखाया, उसके बाद थोड़ा सा इससे अपर लेवल का कंसेप्ट आएगा, फिर थोड़ा अपर लेवल का आएगा। ये होता है हमारा स्पाइरल कंसेप्ट। जैसे कि 6ठी क्लास का मैथ है ये, फिर ये आएगा हमारा 7th क्लास का, फिर 8th क्लास का, फिर 9th क्लास का, फिर आएगा हमारा 10th क्लास का। ऐसे कनेक्ट होता है ये आपस में, और ये आगे इसका लेवल है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, डेफिनेशन है, ये बतानी है किसने दी थी। किस भारतीय गणितज्ञ ने 19वीं सदी की शुरुआत में संख्या सिद्धांत, अंशात्मक अवकलन तथा दीर्घवृत्तीय फलकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किसने दिया था ये? श्रीनिवास रामानुजन ने। निम्नलिखित में से आगमनात्मक पद्धति का दूसरा चरण क्या है? तो हमें बताना है कि जो हमारा इंडक्टिव अप्रोच है उसका दूसरा स्टेप कौन सा रहेगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके बाद हम अवलोकन करेंगे। उदाहरण को प्रस्तुत करने के बाद हम अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने के बाद हम नियमीकरण करेंगे, यानी कि सामान्यीकरण करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, यानी कि सत्यापन करेंगे। तो हमारा कौन सा पूछा है? दूसरा चरण आएगा अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन का आएगा हमारा। कौन सा गणितीय सूत्र अक्सर गणित में सबसे असाधारण और सुंदर परिमाणों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह असंबंधित लगने वाली संख्याओं को आपस में जोड़ता है? तो ये कौन सा आएगा हमारा? आयलर सर्वसमीका, आयलर आइडेंटिटी। ये इसका फॉर्मूला, इसकी समीकरण होती है EI पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है हमारा? आयलर इक्वेशन होती है। आई जो होता है हमारा इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, और पाई जो होता है वो सर्कल की परिधि होती है, और 1 होता है ये। तो ये क्या करता है, ये असाधारण और सुंदर परिणामों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये असंबंधित जो संख्या होती है ना, जिसका कोई संबंध नहीं होता, उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो कौन सी इक्वेशन होती है वो? आयलर इक्वेशन होती है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लेना। एक निश्चित राशि पर जो 2 साल बाद देय है, बैंकर्स की छूट वास्तविक छूट का 11/10 है,
दर प्रतिशत क्या होगी, तो हमें ये बताना है। तो वो क्या होगी, तो वो होगी हमारी 5%। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 50 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो देखिए, चाल का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमें स्पीड को जोड़ेंगे। जो डिस्टेंस है 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 अपॉन में टाइम कितना है ये 10 सेकंड। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में। और इसको बताना है हमें किलोमीटर पर घंटा में। उसको कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में हम इसको 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। आप एक बात याद रखना, अगर हमें मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और किलोमीटर पर आवर को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए, 5 तिया 15, 3 10 0 से 0 गई, 18 तिया कितना आ गया 54। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या बोल रहा है, ए एक दीवार को 12 दिन में बनाता है। कितने दिन में, 12 दिन में। और बी उसी दीवार को 15 दिन में बनाता है। यदि वे दोनों मिलकर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आएगा हमारा काम 60। एफिशिएंसी क्या है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमारा आएगा 20/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक विवृत वाक्य पी एक्स के निषेध का सत्य समूह क्या दर्शाता है। तो बताएं क्या दर्शाता है, पी एक्स के सत्य समूह का पूरक दर्शाता है। ओके, सत्य समूह किसको दर्शाएगा, पी एक्स के सत्य समूह का पूरक है उसको दर्शाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 पुरुष 5 महिलाएं और 8 लड़के एक कार्य को 38 दिन में संपन्न करते हैं, तब उस कार्य को 6 पुरुष 10 महिलाएं और 6 लड़के कितने दिन में संपन्न करेंगे। तो निकालते हैं, चलो। 3 पुरुष 3 मैन इज इक्वल टू कितना करते हैं ये, 38 दिन में संपन्न करते हैं एक कार्य को। तो एक मैन कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, एक मैन इज इक्वल टू एक दिन में कितना करेंगे ये 1/3 इंटू में 38। और ऐसे ही हमारा आ जाएगा 5 महिलाएं 5 वुमेन 38 दिन में काम को पूरा करती हैं। तो एक वुमेन कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगी, 5 इंटू में 38। ऐसे ही हम निकालेंगे एक दिन का लड़के का, कहाँ पर, इधर लिख लेते हैं। 8 बॉयज़ काम को करते हैं 38 दिन में। तो एक बॉय एक दिन में काम करेगा 38 गुना में 8। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 6 पुरुष 10 महिलाएं और 6 लड़के का निकालना है। तो ये एक मैन का आ गया एक दिन का काम। तो हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 6 मैन का निकालना है, 6 मैन का, 6 आदमियों का, 6 पुरुष 6 करेंगे, 3 दूनी 6, 2 19 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/19। और ये है हमारी वुमेन। तो कितनी पूछी हैं, 10 महिलाएं। तो एक महिलाएं का है एक दिन का काम, तो 10 महिलाएं का इतना हो जाएगा। तो कितना है 2 और 19।
ये भी हो गया हमारा 1/19। और एक लड़के का पूछा है, तो कितने पूछे हैं? ये 6 लड़के, 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 से तो ये नहीं जाएगा, तो आ जाएगा 4 8 32, 4 3 12, 12 और 3 15, 3/152 आ जाएगा। तो हम इन सबको मिलाएंगे कि इन सब मिलकर कितना करेंगे। एक कितना है ये, मैन कितने आए थे हमारे 1/19, प्लस वुमेन कितनी आई थी हमारी 1/19, और बॉयज़ हमारे कितने निकले हैं 3/152। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसको हम कर लेते हैं, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा ये हमारा 2/19, 2/19 प्लस 3/152, ये हो गया हमारा। तो आगे हम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 152, 152 एलसीएम ले लिया। 19 8 152, 8 दूनी 16 प्लस 1 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 और 3 19/152। तो 19 8 कितना होता है 152, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो एक दिन में कितना करेंगे ये सब मिलकर 8 दिन, ठीक है। नहीं तो उस कार्य को ये सब मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये 8 दिन में करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग सा है, ठीक है। फिर इसको हम ब्लैक बोर्ड वाली क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 105 का। हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। 152 की हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डिविजर्स का सम बताना है, भाजकों की संख्या बतानी है हमें। इसको डिवाइड करो, टुकड़े करो इसके, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 12 हो गया, ये 12 गुना में 10 आना चाहिए, ठीक है। 12 गुना 10 120, तो ये रह गया 2 गुना 5, 10 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिये 12, 12 को तोड़ दिया, ठीक है, और ये हो गया, सही है। तो 2 कितनी बार आया, 2 आया है हमारा। 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 1 और 5 की पावर है 1। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर हमें मल्टीप्लाई करनी है। पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 और 1 4, इंटू में 1 और 1 2, 1 और 1 2, प्लस में हम 1 1 कर देंगे पावर के अंदर। 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिल्डा टाबा के अनुसार अवधारणा निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। तो पहला चरण बताना है हमें। पहला चरण के अंदर हम पहचान करते हैं। अवधारणा निर्माण करने के लिए पहला चरण हमारा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो हमारा आ जाएगा ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग रिलीवेंट डाटा, अवलोकन तथा प्रासंगिक डाटा की पहचान करना। गणित वह भाषा है जिससे भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की। यह कथन किसका है, ब्रह्मांड आएगा तो वो जाएगा हमारा गैलीलियो के साथ, तो आएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा समबाहु त्रिभुज के ऊपर। यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD BC पर लंबवत है, ABC हमारी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तथा AD जो AD है वो BC है ना हमारा, उसके ऊपर लंबवत है। तो हमें AD का स्क्वायर बताना है, किसके बराबर होगा AD का स्क्वायर। तो आप जानते हो BD बराबर है CD होता है, कि सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। तो जो BD है हमारा वो बराबर होता है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, BD = CD, ठीक है।
और ये सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी भुजा बराबर है हमारी बी सी और बी सी बराबर है हमारी ए सी की, और इन सभी भुजाओं को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये सभी भुजाएं किसके इक्वल हैं? ए के इक्वल हैं। तो अब हम निकालते हैं हमारा ए सी, यानी कि हमारा ए डी निकालेंगे। ए डी किसके बराबर पूछा है ना, ए डी स्क्वेयर। तो आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर या फिर डी सी का स्क्वायर। ए सी को हमने क्या लिखा है? ए लिखा है, तो ए की इक्वल रख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी क्या है हमारा? सी डी क्या है? अगर पूरी भुजा हमारी क्या है? ए है। सुनिए ध्यान से एक बार, पूरी भुजा है हमारी पी सी जो है वो ए है, तो इसका हाफ क्या होगा? 1/2a। तो क्या होएगा इसका हाफ? सी डी। अगर देखो बी सी हमारी है ए, तो इसका हाफ सी डी हमारी क्या हो जाएगी? a/2। तो सी डी है हमारी a/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा 1 लगा लो चाहे आगे। ठीक है, ए स्क्वायर 4 प्लस है ये, सॉरी ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये प्लस है ना इधर, तो ये भी प्लस आएगा। तो क्या आएगा हमारा? ए स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। सही है। तो देखिए ए डी को हम इस साइड ले आएंगे, ए डी का स्क्वायर ही तो हमें निकालना था, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 माइनस का ए स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा? 4 आ गया हमारा एलसीएम। 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा? 3a स्क्वायर। तो जो a है उसको हम क्या लिखेंगे? देखिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू किया आया था हमारा 3/4, तो इसको ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी सी। देखिए सभी डी सी के अंदर है ना, तो हमें डी सी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो हम ए को लिख सकते हैं देखिए एक बार 1/2 हाफ जो था ना, हाफ वो किसके बराबर था? डी सी के बराबर था, तो ए किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 2DC के बराबर हो जाएगा। तो ए किसके बराबर हो जाएगा? 2DC के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो 3/4 4 DC का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो अब हमारा आता है 3DC का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा? 3DC का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो हाफ देखना, एक बार आप देख रहे थे ना, ये हाफ देखो सी डी क्या होता है हमारा? आधा होता है, ए का आधा है ये, तब लिखा था हमने हाफ डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, CLA कक्षा में शिक्षक की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? कौन सी जिम्मेदारी नहीं होगी? कार्यों की संरचना और लक्ष्यों का निर्धारण करना। बिल्कुल, कक्षा के अंदर टीचर क्या करेगा? लक्ष्यों का निर्धारण करेगा। और क्या करेगा टीचर? और जो समूह का आकार और चयन को तय करेगा। हाँ, तय करेगा, बिल्कुल डिसाइड करेगा कि साइज कितना हो गया ग्रुप का, कोई भी ग्रुप है उसको बनाएगा तो कितना साइज होना चाहिए, वो भी टीचर ही तय करेगा। ओके, टीचर की जिम्मेदारी होती है। और देखिए, व्यक्तिगत व समूह कार्य के लिए पुरस्कृत करना, यानी कि पुरस्कार देना, तो वो भी टीचर ही देगा। तो छात्रों को बिना किसी संरचना के स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, कि कोई संरचना ही नहीं है, बच्चे अपने आप स्वतंत्र रूप से लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन मर्जी का गलत कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा हमारा। CLA कक्षा की जो हमारी जिम्मेदारी है शिक्षक के रूप में, तो वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4।
तो जो CLA है हमारा, उसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? कंटिन्यूअस, इसको लिख लो एक बार आप, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड असेसमेंट। सही है, यानी कि सतत शिक्षण और मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणितीय सामग्री के शिक्षण में शामिल नहीं है? यानी कि आप कक्षा गणित के अंदर टीचर हो और आपको गणित पढ़ाना है, तो आप कौन सी सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या? क्रियाकलाप आधारित विधि, हाँ बिल्कुल। अन्वेषण विधि, हाँ आप अन्वेषण विधि का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चे खोज करेंगे। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, हाँ इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और रटने की विधि, बच्चे को रटने को प्रोत्साहित नहीं करना। ये आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये रटना जो है अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसको आप सोल्व करेंगे। इसका आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद ये हट जाएगा अंडर रूट। तो क्या आएगा? 1 + 5/12 इक्वल टू 1 + x² / 144। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। ओके, और नहीं, इसको हम इधर ही सोल्व कर लेंगे, वो रूट के अंदर ही फिर करेंगे आगे। जैसे कि ये है 144 से कम 144, 144 और 25, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 169/144। ये तो ऐसा कि ऐसा रहेगा 1 + x/12। तो इसको वर्गमूल से हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 13/12 इक्वल टू 1 + x/12। तो एक है, इस साइड जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 13/12 माइनस का 1 इक्वल टू x/12। तो आप इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे। 12, तो 13 एकम 13 और 12 एकम 12, कितना आ गया? 1 x/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा? 1। कौन सी मूल्यांकन की विधि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी समझ में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित होती है? तो आप बताएं कौन सी विधि है वो? क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन की वह कौन सी विधि है जो कि क्लास के अंदर ड्यूरिंग टीचिंग होती है, जिसके अंदर हम सुधार भी कर सकते हैं? तो वो कौन सी होगी हमारी? सबमेटिव इवैल्यूएशन होगी, या फिर प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगी, या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी, या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगी? नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? नैदानिक मूल्यांकन के अंदर हम बच्चों की समस्याओं का कारण जानते हैं कि बच्चा कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है और क्यों कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको हम निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन भी बोल देते हैं। निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन भी बोल देते हैं। ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 3rd। और आगे आएगा हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन। ये हमारा टर्म एंड टेस्ट होता है। टर्म के एंड में पूरा सिलेबस के अंदर हमारा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? समेटिव इवैल्यूएशन, जिसके अंदर ग्रेड दी जाती है, जिसके बिहाव पर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट होते हैं। तो वो कौन सा मूल्यांकन विधि है जिसके अंदर हम मूल्यांकन के अंदर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की
समझ में हम सुधार कर सकते हैं और हम फीडबैक भी दे सकते हैं। तो वो आएगा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बोला है यदि ए बी सी 3 स्विच बिंदु हैं, तब इन बिंदुओं से गुजरने वाली समतलों की संख्या होगी। ए बी सी क्या है, एक लाइन में नहीं है, ऐसे बिंदु है, तो इनसे कितनी लाइन गुजरेगी। तो देखिए आप, एक ही लाइन गुजर सकती है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये बोला है ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त हम बना लेंगे। ये है ओ केंद्र वाला वृत्त के बिंदु ए पर, ये बिंदु है ए पर ए से एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। त्रिभुज ओ ए सी, ओ है ये, ओ ए और सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समान है, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ओ सी ए का मान बताएं, ओ सी ए का, इसका मान बताना है। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त के ऊपर से जाती हैं, तो उसका मान ये क्या है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो गया। तो इसके अंदर दो जो भुजाएं हैं वो समान होती है, तो 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 45। आ गया समझ। जैसे कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर ए सी ए क्या है, स्पर्श बिंदु, यानी कि कोई भी वृत्त के ऊपर से अगर स्पर्श रेखा जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 90 तो हो गया। इसने समद्विबाहु त्रिभुज बोली है जिसकी दो भुजाएं समान हैं। दो भुजाएं समान कब होगी, जब उन दोनों के एंगल बराबर होंगे। तो टोटल जो हमारी त्रिभुज है उसका त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 90 तो हो गया हमारा, 90 और करना है, तो आ गया 45 और 45। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जो निहितार्थ के रूप में गणितीय प्रमेय को दर्शाता है। गणितीय प्रमेय को बताना है, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन से देखते हैं। एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, क्या बोला इसने, एक आयत के विकर्ण जो हैं वो बराबर होते हैं। यह भी एक क्या है, ये क्या है, ज्यामितीय गुणधर्म है जो आयतों के लिए विशिष्ट है, लेकिन यह निहितार्थ के रूप में व्यक्त नहीं है, यानी कि ये सब पर लागू नहीं होता। तो ये गणितीय प्रमेय नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए हम, एक त्रिभुज की आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी क्या है, एक ज्यामितीय प्रमेय है, लेकिन यह एक निहितार्थ के रूप में व्यक्त नहीं किया गया, यानी कि कथन के रूप में ये नहीं है। एक त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यह भी एक गुणधर्म है जो कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज जैसे कि समानांतर चतुर्भुज के लिए सत्य है, लेकिन यह एक सामान्य प्रमेय नहीं है जो सभी चतुर्भुजों पर लागू हो। तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बच गया हमारा फर्स्ट। यदि एक अभाज्य संख्या ए बी को विभाजित करती है तो वह या तो ए या बी को विभाजित करेगी। यह अंकगणित के मौलिक प्रमेय का एक निहितार्थ है जिसे यूक्लिड के लेमा के रूप में भी जाना जाता है इसको। ओके, यह बताता है कि यदि एक अभाज्य संख्या दो संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करती है तो वह उनमें से कम ए संख्या को अवश्य ही क्या करेगी, वो विभाजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 116। इसको सोल्व करना है। ये एक सीरीज बनती है हमारी, तो चलिए निकालते हैं। हमारे ये सीरीज दी हुई है विषम संख्याओं की, इसको पहले निकालेंगे, सोल्व करेंगे। 1 + 3 + 5 लास्ट में ये दिया हुआ है, तो हमें n निकालना है। n
यानी कि इसका सम निकालने के लिए हमें n स्क्वायर करना पड़ेगा। फॉर्मूला आता है कि अगर आपको विषम संख्याओं का सम निकालना है तो जितने भी टर्म है उसका स्क्वायर कर दो आप, तो उसका सम आ जाएगा। तो आप इसका सम निकालें, तो इस आप n जो है पद उसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। l क्या होता है हमारा लास्ट का जो अक्षर होता है, लास्ट की जो संख्या दी हुई है वो कितनी है हमारी 3983। a क्या है हमारा पहला अंक, जो पहला है वो है हमारा 1 प्लस n हमें निकालना है n माइनस का 1। डिफरेंस कितना है इसके अंदर, डिफरेंस है हमारा 2 का, 3 और 2 5 जैसे, ठीक है, 1 और 2 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस का हो जाएगा तो 3982, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 1 माइनस का तो ये इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारा 1992 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 1992। तो ये आ गया, उसका n स्क्वायर कर दो, हमारा सम आ जाएगा 1992 इंटू में 1992, तो अपॉन में है 1992, तो इससे ये कट जाएगा तो एक बच गया हमारा 1992, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। अगली संख्या बतानी है हमें इस पैटर्न को पहचानना है। जैसे कि हम इसका डिफरेंस लेंगे, पहले 10 और 7 का डिफरेंस आ गया हमारा 7, और 17 और 36 का डिफरेंस होता है हमारा 19, 36 और 73 का डिफरेंस होता है हमारा 37, और इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारा 61। इन दोनों का डिफरेंस भी ले लेते हैं, इसका डिफरेंस होता है 12, इसका हो गया हमारा 18, इसका हो गया हमारा 24, और इनका देखिए 6, और इसका हो गया हमारा 6, तो इससे आगे 6 आएगा तो हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। और और 61 में 30 जोड़ेंगे, 1 और 91, 134 में 91 जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 9 और 3 12, 1 225, आंसर आ जाएगा हमारा 225। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, पहली बार तर्कशास्त्र के नियमों को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था, ये अरस्तु ने लिखा था। हु डिड राइट डाउन द लॉज ऑफ लॉजिक फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने लिखा था, ये अरस्तु ने लिखा था। गणितीय कथन की सत्यता स्थापित करने की विधि को क्या कहा जाता है? ये हमने आपको करवाया था, जो मैथ पेडागोजी की मैराथन है उसके अंदर आपको करवाया था कि सत्यता स्थापित करने को क्या कहा जाता है। परिकल्पना, कंजक्चर क्या होता है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, ठीक है, उसको कहेंगे कंजक्चर। और जो प्रूफ क्या होता है, जिसकी हम सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम प्रूफ, यानी कि प्रमाण, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आएगा, सत्यता स्थापित करने की विधि को कहा जाता है प्रमाण। और एक होता है हमारा अभिग्रहित, जिसको एक्जियोम बोला गया है, जिसको सत्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको हमने पहले ही सत्य मान लिया। जैसे कि 2 गुणा 2 कितना होता है 4, जैसे कि अंकों को लगा लो आप 1 2 3 4 5, इसको हमने पहले ही स्वीकार कर लिया। जैसे कि 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा गुजर सकती है, तो इसको हमने क्या मान लिया, बिना ही सत्य किए हमने इसको स्वीकार कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्जियोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1 और 31 के मध्य स्थित सम संख्याओं का योग बताना है हमें। 1 और 31 के मध्य जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका योग बताना है हमें। तो लिख लो कितनी सम संख्याएं होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, 18 20 22 24 26 28 और 30,
तो लास्ट के डिजिट अलग अलग है सभी में, तो लास्ट के डिजिट से ही हम निकाल लेंगे। जैसे कि 4 और 2 6, 6 6 12 का 2, 8 और 10 0 0, 4 और 2 6, 6 6 12 का 2, 8 और 2 10 0 0, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 का 2, 8 और 2 10, तो 0 आएगी लास्ट में। तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 240। तो बताइए आपको हमारा मैथ का सॉल्यूशन कैसा लगा और आपके मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन ठीक हैं एस्टेट पीआरटी के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।